हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दूसरी वीडियो में। और मैंने एक किताब के नोट्स बनाए हैं, द ड्रामा ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड। मैं आपसे पूछूं कि गिफ्टेड चाइल्ड का मतलब क्या होता है, तो आपके पास गिफ्टेड चाइल्ड को डिस्क्राइब करने के कुछ 3 4 5 शब्द होंगे जो कि बहुत अच्छे होंगे। आप कहेंगे कि गिफ्टेड चाइल्ड का मतलब इंटेलिजेंट होता है। आप कहेंगे कि गिफ्टेड चाइल्ड का मतलब जो लड़का अब ओबीडियंस होता है, अपने पेरेंट्स की बात मानता है, अपने घर वालों की बात मानता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब इस किताब का के जो राइटर हैं एलाइस मिलर, वो इस बात का हवाला देते हैं कि जो गिफ्टेड चाइल्ड है वो अपनी ज़िंदगी में बाद में चल के कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ये तो हमें पता है कि जो बैड पीपल्स होते हैं यार, उनके लाइफ में बहुत दिक्कतें होती हैं, लेकिन गिफ्टेड चाइल्ड की लाइफ में क्या दिक्कत हो सकती है? इसको थोड़ा सोचने पे अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो बहुत ही कम नेगेटिविटी आपके सामने आएगी कि गिफ्टेड चाइल्ड बहुत कम नेगेटिव होते हैं। लेकिन इस किताब का जो राइटर है उसने यही बात बताई है कि नेगेटिव पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं गिफ्टेड चाइल्ड के। बाहर से तो हमें लगते हैं कि गिफ्टेड चाइल्ड बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसी के नेगेटिव पॉइंट्स को जानने की बात करेंगे। और इस वीडियो के अंदर हम ये भी जानेंगे कि गिफ्टेड चाइल्ड को हम कैसे हील कर सकते हैं और बाद में जाके उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे दूर कर सकते हैं। और हो सकता है कि आप भी गिफ्टेड चाइल्ड रहे हों अपने बचपन में, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी हो जाती है। तो मेरी प्रीवियस वीडियो की तरह ही मैं इस वीडियो में एक अनाइम कैरेक्टर लूँगा मेरा, और उस कैरेक्टर का नाम है आर्यन, जो कि मैंने इसको इसलिए ईजाद किया है ताकि आपको वीडियो में बोरिंग फील ना हो। तो आर्यन एक लड़का है, कॉलेज में पढ़ता है, बुक पढ़ने का उसको शौक़ है। तो वो भी कुछ दिक्कतों से गुज़र रहा था, तो उसने किताब उठाई द ड्रामा ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड बाय एलाइस मिलर। वो शाम को पढ़ने के लिए बैठ गया, रात हो रही थी, 8 7 बज रहे थे। तो जब उसने किताब को पढ़ा तो उसके प्रीफेस में उसने पढ़ लिया था कि गिफ्टेड चाइल्ड का मतलब क्या होता है। अब मैं बता रहा हूँ, गिफ्टेड चाइल्ड का मतलब ये नहीं होता कि जो चाइल्ड इंटेलिजेंट होते हैं। गिफ्टेड चाइल्ड का मतलब ये नहीं होता है कि जो अपने पेरेंट्स के प्रति बहुत ओबीडियंस होते हैं, हर चीज़ को मानते रहते हैं ना। ये चीज़ गिफ्टेड चाइल्ड की नहीं होती है, खासकर जो पॉइंट ऑफ व्यू इस बुक के राइटर ने इस किताब में दिया है। गिफ्टेड चाइल्ड का मतलब ये नहीं होता कि जो ओबीडियंस है। गिफ्टेड चाइल्ड का मतलब इस किताब में ये बताया गया है कि जो अपने इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं, ठीक है, जो अपने इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं, अपनी जो नीड होती है, बेसिक नीड होती है, उसको अपने पेरेंट्स को खुश करने के बाबत, पेरेंट्स को खुश करने के चक्कर में अपनी जो खुद की नीड्स होती हैं उनको भूल जाते हैं और उनको तबाह कर देते हैं बिल्कुल। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं वो दूसरों की सिंपैथी या एम्पैथी पे जीते हैं, और कहीं ना कहीं अपने जो नीड्स होती हैं उनको ख़त्म कर देते हैं, उनको नकार देते हैं बिल्कुल। तो ये चीज़ राइटर ने इस बुक में कहने की कोशिश की है। फिर अब देखिए, इसमें डेफिनेशन ये दी गई है गिफ्टेड चाइल्ड की कि ये गिफ्टेड चाइल्ड का मतलब इसमें ये नहीं है कि वो नॉट इंटेलिजेंट, वो मतलब इंटेलिजेंट नहीं है। वो गिफ्टेड चाइल्ड का मतलब यहाँ ये है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन वो हैं जो दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, एंड एडजस्ट देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू देयर पेरेंट्स। मतलब कि उनका जो बिहेवियर होता है ना, वो अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। फिर इसी से प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। इस बुक के राइटर ने इस बात पे जोर दिया है कि प्रॉब्लम्स यहीं से स्टार्ट हो जाती हैं। अभी सुनने में बात बड़ी अजीब लगती है कि यार, ओबीडियंस जो लड़का है उसकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं यार। हम सही है, पेरेंट्स जो कह रहे हैं मान लेते हैं, है ना। अगर पेरेंट्स जो कह रहे थे अगर हमने मान लेते तो शायद जेनजीज इतने ट्रॉमा में, डिप्रेशन में नहीं होते। और मुझे तो लगता है कि ना, इसका राइटर यही डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है कि एक्चुअली में ये जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्रिएट हो जाती हैं प्रॉब्लम्स। दूसरों के लिए तो खैर नहीं करेंगे, लेकिन अपने भीतर ही भीतर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। और इन्हीं प्रॉब्लम्स के कैसे क्रिएट होती हैं इन पर भी इस बुक के राइटर ने बात किया है।
और इन प्रॉब्लम्स को हम हील कैसे कर सकते हैं वो भी इस पे बात किया। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये अपने आर्यन बढ़ चुके हैं, 5-10 पेज पढ़ चुके हैं। फिर उनका सामना होता है कि अर्ली चाइल्डहुड डिपेंडेंस, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड डिपेंडेंस का एक कॉन्सेप्ट आता है इस किताब में। अब ये जो अर्ली चाइल्डहुड डिपेंडेंस है, ये बात करता है कि देखो कोई भी चाइल्ड होता है यार, सिंपल सी बात है, आपने कोई बच्चा पैदा किया है तो यहाँ आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको पढ़ा लिखा के बड़ा करें और उसकी परवरिश करें। ये ये तो आपकी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आप सांस लेते हैं ना, तो यही नेचुरल चीज़ है इसको, इस फिनोमेना में। तो ये कहते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड डिपेंडेंस जो बच्चों का होता है अपने पेरेंट्स से, तो मतलब बच्चे अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होते हैं। 5 रुपये की चीज़ चाहिए, 10 रुपये की चीज़ चाहिए, 100 रुपये की, 1000 की चीज़, आपको पूरे तरीके से डिपेंडेंस होना पड़ता है अपने पेरेंट्स के ऊपर, तब तक जब तक आप खुद से पैसा ना कमाने लग जाएं। अब इसका ना एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू पता है क्या निकल के आता है? इसका नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू ये निकल के आता है कि जिसके ऊपर हम डिपेंड होते हैं, सपोज कीजिए कि अपने पेरेंट्स का एग्जांपल छोड़िए, आप एक ऐसे इंसान का एग्जांपल लीजिए जो आपको पैसे दे रहा है, मंथली पॉकेट मनी दे रहा है आपको खाना खाने के लिए और आपके रहन सहन के लिए। तो इसकी बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप उस इंसान के प्रति गुस्सा ज़्यादा करेंगे, गुस्सा करेंगे। इसकी बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ हैं, बल्कि आप एम्पैथी और सिंपैथी दिखाएंगे उस इंसान को, और वो एम्पैथी सिंपैथी सही मायनों में आपके अंदर से प्रकट हुई हो, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और वो ज़्यादातर ऐसी सिंपैथियाँ बाहर से ही प्रकट होती हैं। तो इस बुक के राइटर ने ये कहा है कि देखो बच्चे जो है ना अर्ली चाइल्डहुड से अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, इसलिए वो कोशिश करते हैं अपने पेरेंट्स को खुश करने की। आप अपने पेरेंट्स को खुश करने को भी कोशिश किए होंगे, क्योंकि आपको कुछ चाहिए होगा। अब होता ये है, इससे प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है, इसमें लिखा है कि बच्चे अपने माता पिता की एक्सपेक्टेशन पे चलना चालू कर देते हैं। अब उन्होंने एक्सपेक्टेशन पे चलना चालू कर दिया तो प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट हो गई। क्यों क्रिएट हो गई? क्योंकि जो उनकी बेसिक नीड थी चिल्ड्रंस की, वो ख़त्म हो जाएंगी। अब वो अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पे चलना चालू कर देंगे, जो कि उनके लिए बाद में जाके नेगेटिव साबित होगा। कैसे साबित होगा नेगेटिव? जैसे जैसे यहाँ पे किताब में आगे बढ़ेंगे यहाँ आपको पता चलेगा। तो ठीक है, तो अर्ली चाइल्डहुड डिपेंडेंस जब बच्चों की होती है तो पहला जो जंप होता है उनकी चाइल्डहुड में, वो ये होता है कि वो पिता माता अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पे चलना चालू कर देते हैं, जो कि बाद में जाके उनकी नीड जो होती है वो विथड्रॉ हो जाती है बाय फॉलोइंग देयर पेरेंट्स देयर ऑन नीड। कि जो पेरेंट्स की जो नीड होती है ना, उनके लिए वो अपनी बेसिक नीड्स को ख़त्म कर देते हैं। तो हो सकता है कि उनके पेरेंट्स उनको आईआईटीएन बनाना चाहते हैं, और क्या पता हमें कैमरामैन बनना हो, क्या पता हमें फ़ोटोग्राफ़र बनना हो। तो अर्ली चाइल्डहुड में डिपेंडेंस कुछ हद तक हमारी बेसिक नीड्स को ख़त्म कर देती हैं। ये जन चीज़ अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इस चीज़ से आप बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर रहे होंगे कि इस राइटर ने ये जोर दिया है, बहुत जोर दिया है इस बुक के ऊपर, ठीक है। तो इसमें तीसरा पॉइंट ये आता है तो पहला पॉइंट तो हमने गिफ्टेड चाइल्ड कवर कर लिया, दूसरा अर्ली चाइल्डहुड डिपेंडेंस कवर कर लिया, और तीसरा जो पॉइंट है वो है ट्रू सेल्फ और फॉल्स सेल्फ का। कि ट्रू सेल्फ और फॉल्स सेल्फ क्या है? देखिए, ट्रू सेल्फ ये बताया गया है कि जब आप गिफ्टेड जो चाइल्ड होता है ना, वो अपनी ट्रू सेल्फ को सप्रेस कर देता है। ठीक है, कैसे कर देता है? कि भैया हमें रोना नहीं है ना, क्योंकि आप ओबीडियंस चाइल्ड हो ना। आप अगर गिफ्टेड चाइल्ड है तो वो रोएगा नहीं। क्यों नहीं रोएगा? क्योंकि उनके माता पिता ने कहा है कि तुम तो गिफ्टेड चाइल्ड हो, तुम तो अच्छे लड़के हो, तुमको रोने का क्या काम है, रो मत, हंसो मत ज़्यादा, और किसी से गुस्सा मत करो, किसी से झगड़ा मत करो, शांत रहो। अब इससे ये होगा ना कि जो बच्चा है वो अपने अर्ली चाइल्डहुड में अपने इमोशंस को सप्रेस करना सीख जाएगा। सीखना क्या जाएगा कि उसके इमोशंस सप्रेस हो जाएंगे। उसकी अडल्ट लाइफ में कहो या उसकी चाइल्डहुड में कहो, उसके जो खुद के इमोशंस होंगे वो सप्रेस हो जाएंगे, उसका एंगर सप्रेस हो जाएगा, उसकी हर चीज़ सप्रेस हो जाएगी। फिर बाद में जाके पता है क्या होगा इसका रिजल्ट?
इसका रिजल्ट ये होता है कि जो पेन आप सप्रेस करते हैं ना वो लॉन्ग टर्म तक के लिए विथड्रॉ नहीं हो सकता, वो लॉन्ग टर्म तक के नहीं छिप सकता, वो कहीं ना कहीं किसी भी हालत में बाहर निकल जाता है और यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। फिर कोई हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो गुस्सा फिर किस पे निकलेगा। फिर राइटर कहती हैं, हील करने का जुगाड़ बताती हैं कि देखो तुम्हारे साथ जो पेन हुआ है ना, जो पेन तुमने फील किया है, जो कि इसका ना अगला पार्ट है, उसको मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा कि इसका राइटर एक्चुअली कहना क्या चाह रही हैं इस किताब में। तो राइटर ये कहना चाह रही हैं कि देखो तुम्हारे अंदर जो पेन है उसको फील करो, उसको दबाओ मत, उसको सप्रेस मत करो। अब यहीं से फॉल्स सेल्फ क्रिएट हो जाती है। अगर आपने अपने दुख को सप्रेस कर दिया, सपोज करें अपने एंगर को सप्रेस कर दिया, आपको जो हंसी आ रही थी उसको सप्रेस कर दिया आपने, तो आपकी जो ट्रू सेल्फ है ना वो मिट गई। ट्रू सेल्फ आपकी तभी मिट गई जब आपने अपने इमोशंस को सप्रेस किया। और फॉल्स सेल्फ तो है ही आपकी, आपने इतने मास्क पहन लिए हैं कि जो आपकी इमेज है वो गायब हो चुकी है। अब वो इमेज आपकी नहीं रही, क्योंकि आपने ना तो अपने पेन को एग्जीक्यूट किया, ना तो अपने पेन को बाहर निकाला, एंगर को बाहर निकाला, ना तो आपने जो आपको हंसी आई थी वो बाहर निकाली। तो ओबीडियंस के बाबत देखिए आप कितना बड़ा ये चीज़ चल रही है ना, एक चीज़ आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, ये कितनी बड़ी चीज़ है। अब इसके आपको लगता है कि कुछ नहीं जाने दो, लेकिन लॉन्ग टर्म पे ना इसके बहुत बड़े इम्पैक्ट होते हैं, और जो कि मैंने भी पर्सनल एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को। ठीक है तो 3 पॉइंट कवर कर चुके हैं हम इसमें। ट्रू सेल्फ और फॉल्स सेल्फ को ज़रूर समझ लेना, जो कि आजकल तो खैर ट्रेंड में चल रहे हैं कि चलो नेचुरल रहो। नेचुरल रहने का यही मतलब है कि अपने जो इमोशंस हैं ना आप उसको फील करो। देखिए यार सिंपल सी बात है, जब आप ना अपने हर चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं, आपने ऐसे लोग देखे होंगे समाज में, सोसाइटी में, जो लोग अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करते। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं एक ऐसे इंसानों का। तो सपोज करो एक इंसान है जिसके पास कोई इंसान मदद मांगने के लिए आया है, सपोज करो पैसे मांगने के लिए आया है, वो अपनी इमोशंस को बता रहा है उस इंसान को। तो अगर वो इंसान ट्रू सेल्फ रखता होगा ना, तो वो उस इंसान के प्रति सिंपैथी नहीं दिखाएगा। तब जबकि वो इंसान एक्चुअल में सिंपैथी नहीं दिखाना चाहता है। अगर वो नहीं दिखाना चाहता है तो वो नहीं दिखाएगा सिंपैथी। अगर वो उस मोमेंट में हंसना चाहता है तो वो हंस लेगा। अब जो ओबीडियंस गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं वो क्या करते हैं कि चलो कोई हमसे मदद मांगने के लिए आ रहा है तो उसमें बहुत बड़ी सिंपैथी दिखा देंगे। अंदर से भले ही उनके ये हो कि मैं इसको कुछ नहीं देने वाला, भाई पैसे कुछ भी नहीं दूंगा मैं इसको, अंदर से बहुत उनको वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, लेकिन बाहर से सिंपैथी दिखाएंगे। अब यार ऐसे लोगों से ना लोग, पता नहीं, मैं ये समझता हूँ कि दूरी बनाना पसंद करते हैं। वो जो नेचुरल लोग होते हैं उनके पास लोग थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब ये साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है, बाद में मैं भी जब वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपके सामने कॉन्सेप्ट लाऊंगा, बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट लाऊंगा मैं आपके सामने ये। लेकिन आप ये समझें कि ट्रू सेल्फ के भी बेनिफिट्स हैं और कुछ ना हद तक नेगेटिव बेनिफिट्स भी हैं। फॉल्स सेल्फ के भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं और पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं। फॉल्स सेल्फ के साइकोलॉजी में बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। फॉल्स सेल्फ ही चल रहा है आजकल। आपने सोशल मीडिया पे जो देखे होंगे, आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे, हर जगह देखते होंगे, आप क्या सोचते हैं कि जो इंसान हंस रहा है वो एक्चुअल में खुश है ना? वो एक्चुअल में खुश, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। अब मैं ये नहीं कह सकता कि उसको हंसने के पैसे मिल रहे हैं। बहुत से लोग हैं जिनको हंसने के पैसे मिलते हैं, स्माइल करने के पैसे मिलते हैं। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी ट्रू सेल्फ है ना वो मैटर करती है, एक लॉन्ग टर्म के लिए मैटर करती है, और आप अपने इमोशंस को फील करो इसमें भी मैटर करती है। ठीक है, ये जो फॉल्स सेल्फ ट्रू सेल्फ का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। ठीक है तो चलो आगे बढ़ते हैं। और अपने आर्यन भैया बैठ चुके हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, किताब वो पढ़ रहे हैं। रात का समय हो चुका है, विंटर का मौसम है। तो फिर वो चौथे पॉइंट पे जंप करते हैं। चौथे पॉइंट का नाम है गुड चाइल्ड सिंड्रोम। अब गुड चाइल्ड सिंड्रोम क्या है और ये क्या बात करता है, इसको समझते हैं। देखिए
ये वही ऊपर वाला, आपको ये जो ऊपर वाले कॉन्सेप्ट है ना, उससे ही मिला जुला कॉन्सेप्ट है ये। मैं इसको बताता हूँ कि ओबीडियंस ये बहुत ज़्यादा होते हैं गिफ्टेड चाइल्ड, ठीक है, लेकिन अपने इमोशंस को इग्नोर कर देते हैं। इमोशंस को इग्नोर कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। शॉर्ट टर्म में अच्छा हो सकता है कि नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपको कम देखने को मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेंगे। जैसे कि कोई रो रहा है, आप जाएंगे उसको को कंसोलेशन कर देंगे, क्योंकि जो इंसान रोता है ना वो कंसोलेशन मांग रहा होता है उस वक्त। तो आप जाएंगे उसको हील कर देंगे, अच्छा 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 कह के उसको हील कर देंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि उससे उसकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है, बल्कि हमें जो ज़रूरत है ना उसके इमोशंस को समझने की ज़रूरत है, ना कि उसको कंसोल करने की, सांत्वना देने की। तो और ये जो विचार है वो एलाइस मिलर का भी है इस किताब के अंदर। ठीक है, तो वो अपने पेन को रिप्रेस कर देते हैं। लेकिन जो अब देखो इसमें राइटर ने एक चीज़ कही है कि जो रिप्रेस पेन होता है ना, जो दबाया हुआ पेन होता है, वो कभी गायब नहीं होता, इट नेवर डिसअपीयर्स। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आप कोई इमोशंस दबाएंगे, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप मुट्ठी को दबाने की कोशिश करें, ऐसे मुट्ठी को दबाने की कोशिश करें 24 घंटे तक, तो मैं नहीं समझता कि आप इसको ऐसे दबा के रख पाएंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो मुट्ठी है ना आपकी, ये जो रिस्ट, ये खुल जाएगी आपकी, बिल्कुल ऐसे खुल जाएगी। तो जो लोग जिस चीज़ को जितना दबाने की कोशिश करते हैं ना, वो उतनी खुलती है। हो सकता है कि वो कुछ समय के लिए ऐसे बिल्कुल जकड़ी रहे, हाँ उस कंसोलिडेट हो जाए, लेकिन एक समय तो ऐसा आएगा ना उसको रिलीज़ होना पड़ेगा। इसलिए इससे बेहतर यह है कि अपने पेल को फील करो। अब एक कॉन्सेप्ट आने वाला है, और मेरा फेवरेट कॉन्सेप्ट है इस किताब का ये। ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, पहले इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं, जब उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आएगा। इसमें एक लैक ऑफ अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट दिया गया है, 5वां जो पॉइंट है। लैक ऑफ अवेयरनेस का इसमें अर्थ ये दिया गया है कि ही इज़ नॉट लिविंग ए रियल पर्सनैलिटी एंड पेरेंट्स अनोइंगली प्रोजेक्ट देयर ओन नीड्स ओवर देयर चाइल्ड। या अच्छी बात है, लैक ऑफ अवेयरनेस। जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं वो लैक ऑफ अवेयरनेस में ज़्यादा भरोसा करते हैं। भरोसा तो क्या करते हैं, लेकिन हो जाता है, लैक ऑफ अवेयरनेस उनके पास हो जाती है। अवेयरनेस नहीं रहते यार, जागरूकता उनकी ज़िंदगी में नहीं आ पाती। क्यों नहीं आ पाती, समझिए। इमोशंस को रिप्रेस कर दिया आपने, आप अपने इमोशंस को नहीं समझ पाए, आप अपने पेरेंट्स के सामने ओबीडियंट हो गए, आप ये नहीं समझ पाए कि आपके नीड्स क्या है। फिर जो अवेयरनेस है ना, आपकी अवेयरनेस के आगे दो शब्द जुड़ जाएंगे, लैक ऑफ अवेयरनेस। आप फिर जागरूक नहीं रहने वाले हैं। और फिर इसमें ये होता है ना कि जब आप जागरूक नहीं रहते हैं तो एक साइकोलॉजी आप समझिए कि आपके फिर पेरेंट्स को ना बहुत फ्री एनवायरनमेंट मिल जाता है उनकी नीड्स को आपके ऊपर प्रोजेक्ट करने के लिए। अब देखिए, मैं पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ में, लेकिन इस बुक के पर्सपेक्टिव से आप इस पॉइंट को समझ सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझें। अब जो ये पॉइंट आने वाला है मेरा पर्सनल फेवरेट, और मैं समझता हूँ कि ये पर्सनल फेवरेट आर्यन का भी होगा कॉन्सेप्ट। अब आर्यन का कॉन्सेप्ट ये इसलिए फेवरेट हुआ है क्योंकि वो मेरा ही अनाइन कैरेक्टर है, तो शायद वो मुझसे भी रिलेट कर रहा होगा। देखिए, इसमें यह है कि दे कांट फील बट एनालाइज। अब इसको समझते हैं, ये ना थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं आपको इजी वे में इसको समझाने की कोशिश करूँगा। दे कांट फील बट एनालाइज, इसका मतलब क्या है? देखिए, जब आप कहते हैं ना कि मैं दुख महसूस कर रहा हूँ क्योंकि आई एम फीलिंग सैड बिकॉज डॉट डॉट डॉट। अब आई एम फीलिंग सैड, अच्छी बात है, आई एम फीलिंग सैड, मैं दुख महसूस कर रहा हूँ, बट बिकॉज क्यों लगाया आपने? मैं दुख महसूस कर रहा हूँ क्योंकि उसने मुझे ऐसा कह दिया। नहीं यार, इसमें तो कोई बात नहीं बनी ना। आप उस चीज़ को एनालाइज क्यों कर रहे हो? बिकॉज क्यों लगा रहे हो उस चीज़ में? आप अगर आपको दुख हुआ है तो उस दुख को पूरे तरीके से महसूस करें, ताकि उसको हील होने में अच्छा टाइम मिल पाए और वो अच्छी तरीके से हील हो पाए। अब आप उसमें बिकॉज जोड़ देंगे तो आपका जो पूरा दुख है ना, वो उस बिकॉज पे चला जाएगा जिस कारण से आपको दुख हुआ था।
अब ये चीज़ राइटर ने बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है, और आज जो आर्यन भैया हैं इसको समझने के ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हैं कि हम सैडनेस को फील नहीं करते हैं, बल्कि हम अपनी सैडनेस को एक ऐसी चीज़ पे प्रोजेक्ट कर देते हैं जहाँ पे बिकॉज जुड़ा हुआ होता है। अब बिकॉज जुड़ गया तो आप सैडनेस को फील नहीं कर पाएंगे और हील की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप। ठीक है, ये चीज़ आपको जानने की बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, एनालाइज को मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, एनालाइज का मतलब क्या होता है। आपने सुना होगा ना कि यार ये बंदा जो है इसकी आंखें बड़ी एनालिटिकल आंखें हैं इसकी। एनालिटिकल आंखें को मतलब ये होता है कि वो बहुत क्षेत्रों में अच्छा हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो डेप्थ में गया हो उसके। एनालाइज जो पर्सनैलिटी लोग होते हैं ना, वो सुपरफिशियली चीज़ों को देख लेते हैं ऊपर ऊपर से, और अच्छे तरीके से देख लेते हैं, लेकिन इतना डीप नहीं जा पाते कि उनका ओरिजिन और उनकी साइकोलॉजी और उनकी फ़िलॉसफी को समझ पाएँ। तो एनालाइज का मतलब है कि सुपरफिशियली चीज़ों को देख लिया है। तो वो एनालाइज़ कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को एनालाइज़ कर रहे हैं। गिफ्टेड चाइल्ड कहिए आप उनसे, ह्यूमंस कहिए नेचुरली, तो ह्यूमंस अपने इमोशंस को एनालाइज़ कर रहा है तो वो उनको सही मायनों में फ़ील नहीं कर पा रहा है। अगर आपको अपने इमोशंस को फ़ील करना है तो ये ज़रूरी है, हाँ ये ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है कि आप उनको एनालाइज़ ना करें। एनालाइज़ करेंगे तो फिर दिक्कत पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो राइटर ने ये कहा है कि फर्स्ट स्टेप टुवार्ड हीलिंग, पहला जो कदम है टुवार्ड हीलिंग की तरफ, कौन सा कदम है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग योर सप्रेस्ड इमोशंस एंड सी योर पास्ट ऑनेस्टली। अब हीलिंग जो होती है ना इंसान के अंदर, वो मेडिटेशन करने से कुछ हद तक हो सकती है, लेकिन आप चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अगर आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं तो हीलिंग किस बात की। आप अपने पेन को नहीं समझ पा रहे हैं तो हीलिंग भी नहीं हो सकती है, क्योंकि मेडिटेशन तो आपकी ज़िंदगी में एक चीज़ ऐड कर रही है जो कि ग्रे मैटर होता है। आपने पढ़ा होगा मेडिटेशन में, वो ग्रे मैटर प्रिजर्व रहता है। अगर जो इंसान मेडिटेशन कम करता है वो ग्रे मैटर थोड़ा वीक पड़ जाता है, और समय के बाद जो ग्रे मैटर होता है वो ख़त्म भी हो सकता है। ठीक है, तो ये खैर अलग कॉन्सेप्ट है, इस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर आपको ट्रू हीलिंग चाहिए ना, अगर आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है तो आपको रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा अपने पेन को, कि ये जो मुझे पेन हुआ है ये क्यों हुआ है। ठीक है, और एक्सेप्टेंस भी बहुत मैटर करती है। जो मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था ना कि एक्सेप्टेंस ब्रिंग पीस, तो ये इसी बात पे बात आ रही है कि अपने सैडनेस को, जो भी चीज़ आपके साथ हुई है उसको फील करना शुरू करें, रिकॉग्नाइज़ करना शुरू करें, जो कि बहुत ही छोटी सी बात है। अब मैं समझता हूँ कि छोटी सी बात ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकल जाता है बहुत बार। तो छोटी चीज़ों पर ध्यान देना आप शुरू करें और अपने पास्ट को ऑनेस्टली रिकॉग्नाइज़ करें भाई। देखिए, बहुत से लोग ना पास्ट को ऑनेस्टली रिकॉग्नाइज़ इसलिए नहीं कर पाते हैं, और कुछ मायनों में तो ना लोग सोच भी नहीं पाते हैं कि मुझे उस इंसिडेंट के बारे में सोचना है। अगर ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है कि अगर वो लोग अपने पास्ट के इंसिडेंट को रिकॉग्नाइज़ करें और उसको याद करें तो वो हील हो सकता है, बहुत हद तक हील हो सकता है। एट सम एक्सटेंट इट कैन बी हील, बट दे आर अफ्रेड, वो डर रहे हैं। क्योंकि देखो, आपने ज़रूर सुना होगा कि जो ट्रुथ होता है ना, ट्रुथ सत्य जो होता है, उसका सामना करना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों सामना करना मुश्किल होता है? क्योंकि इससे ना आपकी जो आइडेंटिटी जो होती है उसको थोड़ा आघात लगता है, वो थोड़ी डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाती है। अगर आपका जो ईगो जितना बड़ा होगा ना, आप सत्य से उतना दूर भागते चले जाएंगे। आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि ग्राउंड पे रहो। ठीक है, कि ग्राउंड से जुड़ के रहो, इतने आसमान में ना भागो। ठीक है, ग्राउंड से जुड़ के रहो, इतने आसमान में ना भागो। अब इस चीज़ से ये हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग ग्राउंड से जुड़ने की कोशिश करते हैं तो अच्छा है, लेकिन ये सोचने में ही उनका ना ईगो बन जाता है, और ईगो जितना बनेगा वो बहुत ही डरेंगे उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करने में कि जो ज़मीन है, इस ज़मीन पे हमें उतरना, तो ये चीज़ उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी।
तो वो तो आसमान की ऊंचाइयों पे जाना चाहेंगे। तो ये चीज़ चल रही है, आप ना इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। ये मत करें कि मुझे करनी है, क्योंकि वही चीज़ सेम पैटर्न हो जाएगा कि मुट्ठी जितनी आप बांधने की कोशिश करेंगे उतनी ब्लास्ट होगी, फूट जाएगी ये। ठीक है, तो भैया अपने आर्यन भैया को बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है किताब, क्योंकि इंटरेस्टिंग तो है ही ये किताब। तो आर्यन भैया एक अलग कॉन्सेप्ट पे जंप करते हैं, और उस कॉन्सेप्ट का नाम नहीं है एक्चुअली, ये मैं बता रहा हूँ कि रिप्रेस्ड इमोशंस स्टोर इन सबकॉन्शियस माइंड एंड कंट्रोल योर पर्सनैलिटी साइलेंटली। ये सही बात है यार। रिप्रेस्ड जो इमोशन होते हैं ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं और आपकी पर्सनैलिटी को साइलेंटली ये कंट्रोल करते हैं। देखिए, एक साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट आता है जो कि एक किताब थी द पावर ऑफ नाउ, उसमें कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है जो पेन बॉडी करके वो कॉन्सेप्ट होता है। पेन बॉडी कॉन्सेप्ट में ये होता है कि जो आपके इमोशंस जो होते हैं, अगर पास्ट में आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आपको अच्छा नहीं लगता और प्रेजेंट में उसको कोई डिस्कस कर दे, तो आपको कहेंगे कि भैया इसको बंद करो क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये। अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो पेन बॉडी का कॉन्सेप्ट है। अब पेन बॉडी ये जब ट्रिगर हो जाता है, जब आपको कोई इसके बारे में आपके सामने डिस्कस करना चालू कर देता है, तो आप अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपने अपने इमोशंस को रिप्रेस किया, देखिए कितना बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। बाद में जाके जो पेन बॉडी है ना, पेन बॉडी, इससे आप कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं। फिर आप समझते हैं कि मैं अपने ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहा हूँ। नहीं, फिर आपकी ज़िंदगी आपको कंट्रोल नहीं करती, बल्कि पेन बॉडी आपको कंट्रोल करती है। इसको बात को समझें, ठीक है। अब आइडेंटिटी क्राइसिस, 8वां पॉइंट, आइडेंटिटी क्राइसिस होना शुरू हो जाता है। अब इस बुक के राइटर ने जो आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर बात की है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आइडेंटिटी क्राइसिस देख सकते हैं ना आप। आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर जो इस बुक के राइटर ने बात की है, इसमें कहा है कि देखो, जब आपके ऊपर ना ओवर मास्क हो जाता है, आप बहुत तरह तरह के मास्क पहनने लग जाते हैं। उसके ओबीडियंस में आपने वो मास्क पहन लिया, उसकी सिंपैथी में आपने वो मास्क पहन लिया। तो मास्क इतना बड़ा पहन लेते हैं आप कि फिर आपकी आइडेंटिटी पता नहीं क्या हो जाती है, आपको पता ही नहीं होता कि क्या आपकी आइडेंटिटी क्या है। फिर आप सवाल करना शुरू कर देते हैं कि व्हाट डू आई फील, व्हाट डू आई लाइक, मैं क्या पसंद करता हूँ, मैं क्या फील करता हूँ। फिर ये जो सवाल हैं आप पूछना शुरू कर जाते हैं, और ये जो सवाल है वो ये स्वाभाविक है, नेचुरल है कि सवाल आएंगे आपकी ज़िंदगी में। अगर आपने अपनी आइडेंटिटी को अपने साथ, आपकी जो ट्रू आइडेंटिटी है आपके साथ उसने पकड़ के नहीं रखा आपने उसको, तो ज़रूरी है ये तो होगा, 100% है, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता है। फिर ये सवाल उठना शुरू हो जाएंगे कि मैं क्या पसंद करता हूँ, ये मुझे ही नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि मेरी जो आइडेंटिटी है मैंने उसको तो फील ही नहीं किया था। मेरी आइडेंटिटी क्या है मैंने तो उसको जानने की कभी कोशिश नहीं की ना। मैं तो दूसरों के ओबीडियंस में जीता रहा, और मैं तो दूसरों को सिंपैथी देता रहा, दूसरों की खुशी में खुश होता रहा, नाइस गाय बन के रहा। दूसरों की ज़िंदगी में नाइस गाय बन के रहा, मेरी ज़िंदगी में मैं बैड गाय बन गया। अब जो मेरे इमोशंस हैं, मुझे खुद ही नहीं पता कि मुझे क्या करना है, मैं क्या पसंद करता हूँ, व्हाट डू आई लाइक, मेरी नीड्स क्या है, मेरा पैशन क्या है, मुझे खुद नहीं पता। अब समझ रहे हैं आप, जो लोग 20+ या अडल्ट लाइफ में जो अपने पैशंस के बाबत घूमते रहते हैं, या जो अधेड़ उम्र के लोग होते हैं वो भी घूमते रहते हैं, इसका कारण ये होता है कि वो अपने आइडेंटिटी क्राइसिस कर चुके होते हैं अपने चाइल्डहुड में। ये बहुत बड़ा ट्रॉमा है, इसको आप रिकॉग्नाइज़ करें भाई, ये बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। अगर आप किसी के पेरेंट्स हैं या भविष्य में बनेंगे, तो मैं समझता हूँ कि देखो, आप चाइल्ड को ना सब कुछ उपलब्ध करवा सकते हैं, आप खाना दे सकते हैं, उसको अच्छे कपड़े दे सकते हैं, आप उसको अच्छा घर दे सकते हैं, उसकी हर विश पूरी कर सकते हैं, लेकिन उसकी परवरिश करना, मेंटली परवरिश करना, जो कि अच्छे तरीके से मेंटली परवरिश करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ख़ासकर आजकल के ज़माने में तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है यार। आजकल के ज़माने में तो सब जगह से झेलो बोला जा रहा है, कहाँ कहाँ बचाएंगे आप। तो चलो, अब तो अपने आर्यन भैया अब आगे पढ़ रहे हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस उन्होंने पढ़ लिया है, अब उनको मज़ा आने लग गया है। अब रात के बज चुके हैं 10, 2 घंटे हो चुके हैं उनको पढ़ते पढ़ते, क्योंकि किताब
120 एक 150 पन्नों की किताब है और वो पढ़ रहे हैं आगे की तरफ, और उनके सामने कॉन्सेप्ट आता है। क्या कॉन्सेप्ट आता है कि वाई वी कांट एक्सेस अवर रियल फीलिंग्स। अब हम अपनी फीलिंग्स को एक्सेस क्यों नहीं कर पाते जो कि एक्चुअल में रियल होते हैं? क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारा जो इमोशनल जो दिमाग है ना वो ब्लॉक हो चुका होता है भाई। आपका इमोशनल जो दिमाग है, आपका जो इमोशनल माइंड है, आपकी जो इमोशनल फीलिंग्स है ना वो ब्लॉक हो चुकी होती हैं चाइल्ड से, इसलिए आप अपने रियल फीलिंग्स को एक्सेस नहीं कर पाते। अब देखो, आपने आईक्यू के बारे में सुना होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो इमोशनली ब्लॉकेज से क्या होता है, आईक्यू का मतलब ये है कि नहीं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपके अंदर एक ऐसी पोटेंशियल है जो और लोगों के पास नहीं है पोटेंशियल, ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर पॉसिबल हो सकती है, आईक्यू अच्छा हो सकता है आपके अंदर, लेकिन ईक्यू भी बैलेंस में होना चाहिए। अब ईक्यू है इमोशनल क्विटेंट, ठीक है, इमोशनल क्विटेंट, और आईक्यू है इंटेलिजेंस क्वोटिएंट। तो इमोशनल क्वोटिएंट जो है ना वो आपकी इमोशनल पोटेंशियल को दर्शाता है कि आप इमोशनली कितने अच्छे हैं और कितने अच्छे हैं, मतलब कितने बहादुर हैं आप इमोशनली, लोगों को कैसे हैंडल करना जानते हैं, कैसे उनको इन्फ्लुएंस करना जानते हैं, ये बाकी सी सब चीज़ें इमोशनल क्वोटिएंट में आती हैं। और इसके बाद एक्सपेरिमेंट भी होते हैं। अब इससे क्या होता है कि देखिए, सपोज कीजिए कोई कंपनी का सीईओ है और वो अपने पद से हट चुका होता है बदौलत इसके कि उसका जो इमोशनल क्वोटिएंट होता है वो अच्छा नहीं होता है, उसका जो व्यवहार कौशल होता है, लोगों को मैनेज करने का तरीका होता है वो अच्छा नहीं होता है, उनसे बात करने का तरीका अच्छा नहीं होता है, तो लोग गुस्सा हो जाते हैं, उसको पद छोड़ना पड़ता है सीईओ का। क्यों छोड़ना पड़ता है? क्योंकि जो इसका इमोशनल क्वोटिएंट था वो अच्छा नहीं था, और उसका जो आईक्यू था वो अच्छा था। वो सपोज करें उसका आईक्यू अगर 150, 160, 170 रहा होगा, जो कि इनफ होता है किसी इंसान को सक्सेस होने के लिए, बहुत इनफ होता है, तो अगर उसका इमोशनल क्वोटिएंट ही सही नहीं है तो भाई उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, है ना। हर चीज़ इंटेलिजेंट से थोड़ी चलती है। आप न्यूक्लियर पावर बना दीजिए, आप दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, हम समझते हैं कि साइंस बहुत अच्छी है, लेकिन लिटरेचर भी तो बहुत ज़रूरी होता है। वो लिटरेचर क्या काम करेगा? वो जो बटन आप दबकते हैं परमाणु बम पे, वो जो लिटरेचर है उसको बंद करने की कोशिश करेगा, उसको ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। इसलिए अगर आप अपने इमोशंस को भी दबाते हैं तो अपने इमोशंस को जाहिर करना शुरू कर दें, क्योंकि इमोशंस को दबाना बहुत घातक रिपरकशंस इसके हो सकते हैं, ठीक है, आप इसको समझ लें। अब मैं समझता हूँ कि आयरन की आंखें इसको पढ़ने के बाद तो बड़ी फट चुकी होंगी भाई, क्योंकि यार जब मैंने भी इसको पहली बार पढ़ा था ना तो ये मुझे लगा था कि यार ये नया कॉन्सेप्ट आ गया मेरी आंखों के सामने। देखो, हमने भी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन ये चीज़ मुझे पता चली कि यार हाँ भाई नो, कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसको पता होना चाहिए, इमोशनल क्वोटिएंट बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, इसको जानने के बाद अपने आर्यन भैया दूसरी जगह पे आते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 10-20 सेकंड में इसको कवर कर देंगे। रियल रूट ऑफ डिप्रेशन कौन सा होता है? कि अनफेल्ट चाइल्डहुड पेन। अगर आपको जो पेन फील नहीं हुआ बचपन में और बाद में जाके वो पेन फिर जब रिवील होता है ना, वो अनफेल्ट चाइल्डहुड पेन होता है, और वो डिप्रेशन में बदल जाता है बाद में जाके, है ना। ये चीज़ है। आजकल तो खैर नया ड्रामा हो चुका है डिप्रेशन का, कि मेरी जॉब छूटी, मैं घर वालों से अलग हो गया, एक कमरे में अकेला था, मेरे पास कुछ करने को था नहीं, तो मैं डिप्रेशन में चला गया। ये बड़ा ख़तरनाक तरीका चल रहा है डिप्रेस होने का, क्योंकि लोग यार अलोन में रहना पसंद नहीं करते। लोनलीनेस भी अपने आप में यार बहुत अच्छी चीज़ है। चलो, 10वां पॉइंट एक्चुअली, ऑलवेज इग्नोर्ड ट्रू नीड्स ऑफ चाइल्ड। ये ज़रूरी है भाई। हम ना बच्चों की नीड्स को पे फोकस नहीं करते। अब क्यों नहीं करते? क्योंकि जो अपने पेरेंट्स होते हैं ना, वो कभी कभार अपने बच्चों को प्रोडक्ट समझ लेते हैं कि यार ये ऐसा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में ना ऐसा इसका डिज़ाइन होना चाहिए, ऐसा इसका ढक्कन होना चाहिए, ऐसा सब कुछ इसमें होना चाहिए, इसका कलर होना चाहिए इसका। अब उनको ये पता नहीं होता कि यार ये जो चाइल्ड है इसके भी कोई इमोशंस होंगे, इसके भी कुछ ड्रीम्स होंगे। अब मैं ये समझता हूँ कि यार चाइल्ड जो होते हैं वो थोड़े से नोविस टाइप के होते हैं, तो उनको समझाना पड़ता है। लेकिन यार आप ये समझें कि देखो, हर बार चाइल्ड भी गलत नहीं होता है। अगर उसमें
किसी चीज़ के लिए पोटेंशियल है, अगर वो अच्छा सिंगर है, अगर वो अच्छा किसी भी चीज़ किसी फील्ड में अच्छा है, तो आप उस पर ध्यान दें कि यार ये बच्चा इस पे अच्छा है, तो हमें इस पे काम करवाना चाहिए। लेकिन नहीं यार, अब पेरेंट्स जो होते हैं ना, बच्चों पे अपनी अपनी खुद की नीड्स को थोप रहे होते हैं, जो कि ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज़ नहीं होती है। फिर इससे रिज़ल्ट ये होता है कि चाइल्ड फील्स रॉन्ग देयर ओन नीड्स। फिर जो बच्चे होते हैं ना, फिर वो अपनी ही नीड्स को गलत समझना शुरू कर देते हैं। अब ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप शुरू से ही बच्चे को समझा रहे होते हैं कि नहीं ये तुमने गलत किया, ये नहीं ये तुमने गलत नहीं किया, मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें क्या सही करना है। अब जब पेरेंट्स ऐसा कहते रहते हैं, तो एक समय में ना बच्चे का जो कॉन्फिडेंस होता है अपने लिए, वो ख़त्म हो जाता है। फिर वो कुछ भी करेंगे, फिर वो जो कॉन्फिडेंस है उनका, वो उस लेवल का नहीं होगा जिस लेवल का उन्होंने पहली दफ़ा सोचा था। तो फिर वो कुछ हद तक ना अपने जो डिसीजंस होते हैं उसके प्रति फिर वो लापरवाह होना शुरू हो जाएंगे, उस पर एग्जीक्यूट करना कम कर देंगे। क्यों करना कम कर देंगे? क्योंकि उनको मैनिपुलेट कर दिया गया है, कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर दिया गया है, इसलिए ताकि वो हमारे अनुसार चल पाएँ, पेरेंट्स के अनुसार चल पाएँ। ठीक है। तो ये चीज़ आप समझें। 11वां पॉइंट है, और ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, इसको समझ लें कि आई मस्ट नॉट फील दिस, कि मुझे ना ये महसूस नहीं करना चाहिए। आई मस्ट नॉट फील दिस। अब क्या महसूस नहीं करना चाहिए आपको? एंगर। ये गिफ्टेड चाइल्ड सोच रहा है कि मुझे एंगर फील नहीं करना चाहिए, मुझे ब्रेव होने की ज़रूरत है, मुझे सैड होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अडल्ट लाइफ में भी ये सेम पैटर्न चल रहा होता है। और कुछ हद तक ना ये जब आप 30 साल के 40, ये सेम पैटर्न बहुत से लोगों के साथ चल रहा होता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अब इससे क्या होता है ना कि जो उनकी ट्रू आइडेंटिटी होती है, जो ट्रू सेल्फ आइडेंटिटी होती है, उनके जो ट्रू इमोशंस होते हैं, वो फिर एक्सेस नहीं हो पाते। फिर वो अपनी जो रियल आइडेंटिटी है उससे वो कट जाते हैं, और उनकी जो लाइफ में जो उनको हील होना था एक्चुअली, फिर वो हील नहीं हो पाता है। ये चीज़ इनके साथ होती है। ठीक है, कि आई मस्ट नॉट फील दिस, इस कॉन्सेप्ट को आप हटा दें। और जो भी आपको इस वक्त फील हो रहा है, अगर आपको सैडनेस फील हो रही है, तो उसको रिकॉग्नाइज करें, उसकी जड़ तक चले जाएं। उसमें बिकॉज का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो मैंने अभी आपको बताया था, उस बिकॉज के कॉन्सेप्ट को उसमें नहीं थोपें, थोपना बंद कर दें बिल्कुल। अगर आप उसको थोपना शुरू करेंगे ना, तो फिर क्या होगा, आप एनालाइज करना शुरू कर देंगे चीज़ों को, और जो एनालिटिकल जो माइंड सेट होता है लोगों का, वो सुपरफिशियली काम करता है, वो डेप्थ में नहीं जा पाता। ठीक है। 12वां कॉन्सेप्ट आता है इंटेलेक्ट वर्सेस इमोशन। अब इंटेलेक्ट इमोशन का वही बताया मैंने, जो सीईओ का आपको मैंने एग्जांपल दिया था ना, कि इंटेलेक्ट हो सकता है लोग, बट इमोशनली मैं नहीं कह सकता कि वो अच्छे हो सकते हैं। हो सकता है कि चाइल्डहुड में उनका जो इमोशनल बैकग्राउंड था, जो इमोशनल एनवायरनमेंट था उनका, वो अगर ब्लॉक कर दिया जाता है, तो फिर उनको बाद में अंजाम भुगतने पड़ते हैं। आईक्यू से कुछ नहीं होता, ईक्यू भी चाहिए होता है। एक इमोशनल क्विटेंट और इंटेलिजेंट क्विटेंट दोनों साथ चलें, तो आपकी ज़िंदगी में बेहतर परिणाम आएंगे। ठीक है जी भैया, अब रात के बज चुके हैं 11:30, और अपने आर्यन भैया पढ़ रहे हैं किताबों को। अब चूँकि उन्होंने 10 बजे खाना खाया था, पता नहीं आलसी होगा शायद, 10 बजे खाना खाया उसने 10 बजे खाना इसीलिए खाया होगा क्योंकि वो किताब में पढ़ने में बड़ा मज़ा आया होगा उसको। अब वो खाना खा चुका है, फेस वॉश कर चुका है, ब्रश कर चुका है, ठीक है, विंटर में स्वेटर पहन चुका है, कमरे में अकेला है, और फिर वो एक कॉन्सेप्ट पे जंप करता है, डिफेंस मैकेनिज़्म ट्रैप। डिफेंस मैकेनिज़्म ट्रैप में ये होता है कि जब आप कहते हैं ना कि डिफेंस मैकेनिज़्म ट्रैप डिनाइज करता है चीज़ों को। अभी जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, आर्यन इसको पढ़ रहा है, कि जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं ना, वो अपने इमोशंस को डिनाई तो करते ही हैं। अब देखो, उन्होंने डिनाई कर दिया कि मुझे ये पेन फील नहीं करना है, मुझे किसी के साथ इंटरेक्ट होना था ना, तो मुझे उसमें ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। तो जब वो डिफेंस मैकेनिज़्म शुरू करते हैं कि मुझे इसमें ये डिफेंस होना है, तब पता है क्या होता है,
फिर वो सोचते हैं कि डिनाइज करते हैं चीज़ों को कि यार नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैंने जो भी किया होगा उसके साथ इंटरेक्ट करने में, मैंने जो भी फीलिंग्स, मैंने जो भी पेन अनुभव किया होगा, कुछ नहीं यार, सही है, कुछ कुछ नहीं होता इससे, जाने दो। लोग ऐसे माइंड सेट वाले भी होते हैं। अब देखिए यार, कुछ हद तक आप एक इंसान का एग्जांपल लें जो रो रहा है, आप उसके पास गए, उसको आप कंसोलेशन देने गए, जो कि जो हर इंसान रो रहा होता है वो तो कंसोलेशन के लिए रो रहा होता है कि आके उसको कोई सांत्वना दे दे। फिर क्या होता है कि जब उसको सांत्वना मिल जाती है तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, वो खुश हो जाता है 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए खुश हो जाएगा, कंसोलेशन उसको नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं आप? तो कंसोलेशन, हाँ सॉरी, कंसोलेशन तो उसको मिल जाएगी, लेकिन उसकी लाइफ में जो एग्जीक्यूट होना था ना, वो ये जो उसकी प्रॉब्लम जो सॉल्व होनी थी वो सॉल्व नहीं हो पाएगी। अगर उसको हीलिंग की ज़रूरत थी वो हील नहीं हो पाएगी। इसलिए ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि जो डिफेंस मैकेनिज़्म ट्रैप है उसको समझ जाएं आप, और इसको बिल्कुल हटा दें। तो जो चीज़ आपको फील हो रही है प्रेजेंट मोमेंट में, उसको फील करें, एक्सेप्ट करें उस चीज़ को, उसको डिनाई ना करें। तो डिफेंस मैकेनिज़्म ट्रैप इस किताब का मैं समझता हूँ कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि मैंने भी इसको अपनी लाइफ में अब एग्जीक्यूट करना चालू किया है, इसी मेथड को। 14वां पॉइंट में आता है कि हैप्पी चाइल्डहुड इल्यूज़न। अब देखिए, इसके लिए मैं थोड़ा टाइम निकालूंगा क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हैप्पी चाइल्डहुड इल्यूज़न जो कॉन्सेप्ट होता है ना, इसमें राइटर ने ये कहा है, इस किताब के राइटर ने, अलाइस मिलर साहब ने ये कहा है कि जो हम कहते हैं ना कि मेरा बचपन तो बहुत अच्छा गुजरा था यार, मतलब कि मैंने कोई पेन फील नहीं किया, मैंने कुछ भी मतलब दुख फील नहीं किया, मेरा बचपन तो बहुत अच्छा गुजरा था। तभी तो लोग कहते हैं ना कि यार बूढ़े होते जा रहे हैं, बचपन में लौटना है, हमें तो बचपन की जैसी चीज़ों का अनुभव करना है। इसीलिए जो लोग बच्चों को देखते हैं ना, बच्चों को देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे, आपको पता है बच्चों को देख के लोग खुश क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो दिल के सच्चे होते हैं। उनको पता होता है कि बच्चा अगर मुझसे बुरा बोलेगा तो वो अंदर से ही बुरा बोल रहा है मुझे, अगर कोई बच्चा मुझे स्माइल देगा तो वो अंदर से ही स्माइल दे रहा है। उनको पता होता है कि बच्चों में ना ये जो मास्क चीज़ें होती हैं वो ये चीज़ कोई मास्क जैसी चीज़ें नहीं होती है बच्चों के पास। फिर अडल्ट लाइफ में क्या होता है ना कि उनको ऐसी स्माइल दूसरों से मिलना कम हो जाती हैं, क्योंकि अडल्ट लाइफ में यार लोग समझ जाते हैं कि बच्चे लोग जो हैं अब बड़े मैच्योर हो चुके हैं, अब इनकी लाइफ में जो भी है वो सब अब नीड है, मतलब डिज़ायर है उनके पास, तो वो जो मास्क पहने हुए हैं तो फिर ऐसी स्माइल मिलना बंद हो जाती है उनको। फिर लोग सोचते हैं कि चाइल्डहुड अच्छा था, लेकिन भैया हमारे बुक के राइटर कह रहे हैं कि हैप्पी चाइल्डहुड जो इल्यूजन होता है ना वो अच्छा नहीं होता है। लोग कहते हैं कि यार मैंने तो अपने बचपन में सब कुछ पेन फील कुछ फील नहीं किया। इसलिए नहीं किया भाई तुमने, क्योंकि जो तुम्हारे इमोशनल जो फीलिंग्स थी ना तुम्हारी, वो ब्लॉक कर दी गई थी। किसी की भी द्वारा ब्लॉक कर दी गई हो, लेकिन तुम्हारी इमोशनल फीलिंग्स को ब्लॉक कर दिया गया था। समझ रहे हैं आप? इमोशनल फीलिंग्स जब ब्लॉक हो गई तो भैया अच्छा ही चाइल्डहुड गुजरेगा तुम्हारा, लेकिन फिर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी फिर अच्छी गुजर पाए। इसको आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। अगला है 15वां पॉइंट आता है अपना, इमोशनल ब्लाइंडनेस। इमोशनल ब्लाइंडनेस का मतलब ये है, इसको सिंपली भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं, अगर आपके इमोशंस को, या आप किसी के द्वारा मैनिपुलेट होते हैं और आपके इमोशंस को किसी के द्वारा दबा दिया जाता है, तो फिर वो जो इमोशन है ना वो दूसरे के लिए भी गिर जाते हैं। अगर आपको ये सप्रेस कर दिया गया बचपन से कि आपको किसी पे सिंपैथी नहीं दिखानी है ना, वो ज़्यादा मतलब खुश नहीं होना है, तो फिर बाद में जाके आपको ना इसको भुगतना पड़ता है। इसके बहुत बड़े घातक रिपरकशंस होते हैं। फिर बाद में जाके लोगों में आपके लिए सिंपैथी पैदा नहीं हो पाती है। फिर बाद में जाके आप वही डोनाल्ड ट्रंप बन जाते हैं, वही बेंजामिन नेतन्याहू बन जाते हैं आप। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि अपने इमोशंस को समझें और इमोशनल ब्लाइंडनेस में ना पड़ें। इमोशनल ब्लाइंडनेस का मतलब ये है कि आपको ऐसा चश्मा पहना दिया गया है, वो जो चश्मा है वो इमोशनल का है। सपोज करें वो चश्मा है जिसमें
आप ये समझ रहे हैं कि मुझे लोगों के लिए सिंपैथी नहीं दिखानी है। क्यों नहीं दिखानी है? क्योंकि वो जो सिंपैथी का कॉन्सेप्ट था ना, वो आपके अर्ली चाइल्डहुड से ही उसको विथड्रॉ कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था, और उसी चश्मे के भरोसे आप चल रहे होते हैं। इसलिए आपको जो आइडेंटिटी क्राइसिस है वो आपकी हो जाती है। इसलिए आपको अपनी ट्रू सेल्फ में लौटना है, उस चश्मे को उठा के बाहर फेंकना है। अब यार दिक्कत ये है ना कि वो चश्मा रियल का नहीं है यार। अब रियल का चश्मा होता तो हम उसको बाहर उठा के फेंक देते ना। अब उसको, तभी तो कहा है राइटर ने कि उसको रिकॉग्नाइज करो भाई, वो चश्मा रियल का है, रियल का नहीं है वो। उसको ढूंढना पड़ेगा, खंगालना पड़ेगा अंदर से उसको। ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट आता है फियर ऑफ ऑथेंटिसिटी। फियर ऑफ ऑथेंटिसिटी में ये है फियर फ्रॉम रिजेक्शन। अब जो लोग होते हैं ना, जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, वो ऑथेंटिक बड़े होते हैं। ऑथेंटिसिटी होती है फियर की। मतलब फियर जो होता है ना उनका इसीलिए होता है कि हम ऑथेंटिक नहीं हो जाएंगे। अब जो लोग होते हैं यार बड़े हंस रहे होते हैं, वो भी गिफ्टेड होते हैं ना, गिफ्टेड चाइल्ड के कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं, जो हंस रहे होते हैं, स्माइल दे रहे होते हैं। अब अंदर से वो फील करना चाहते हैं नॉर्मल, वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहते हैं आम लोगों की तरह। आप रशिया में कभी गए हो, रशिया के लोगों को देखा हो ना आपने, वो अपनी ट्रू सेल्फ में रहते हैं ज़्यादातर लोग। वो ज़्यादा स्माइल नहीं देते, ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होते, बस अपने में मस्त रहते हैं, अगर आपने रसिया में देखा हो तो वो फिर डरते हैं ना गिफ्टेड चाइल्ड। वो रसिया की जैसी पर्सनैलिटी को अपने ऊपर एग्जीक्यूट करने से बहुत डरते हैं कि कहीं हमारी रियल ऑथेंटिसिटी बाहर ना आ जाए। तो डरते हैं वो लोग। फिर वो इंटरव्यू में जाते हैं, डरते हैं कि यार मैं अपनी ऑथेंटिक नहीं हो जाऊँ, नॉर्मल मूड में नहीं आ जाऊँ मैं अपने बॉस के सामने, नहीं तो समझ रहे हैं फिर जॉब नहीं मिलेगी तो फिर ओबीडिएंट चाइल्ड, फिर बुरा चाइल्ड बन जाएगा, ये सब चीज़ होंगी। ठीक है, इसको आप समझे। ऑथेंटिसिटी बहुत ज़रूरी है। ऑथेंटिसिटी लाएं आप यार। मैं पर्सनल ये चीज़ कह रहा हूँ आपसे, ऑथेंटिसिटी लाएं। अब ऑथेंटिसिटी मैंने अपने जीवन में लाना शुरू कर दिया है। मुझे पता है इसके कुछ परिणाम मैं भुगत रहा हूँ। मैं जहाँ लोगों को हंस के लोगों से कुछ कहता था, अब मैं नॉर्मल मूड में कहता हूँ तो लोग वो उत्साह मेरे चेहरे पर शायद नहीं देख पाते। तो कभी ज़रूरत होती है तो मैं दिखा देता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर इस बात में ही प्रेफर करता हूँ कि ऑथेंटिक रहो यार, ऑथेंटिक रहो। और इसके भी मैंने परिणाम बहुत अच्छे देखे हैं। जब ऑथेंटिक रहना शुरू करते हैं ना तो इनर फील होती है आपको अंदर से। फिर वो जो फियर होता है ना लोगों में इंटरेक्ट करने के, ग्रुप में जाने का, कि ग्रुप में जाएंगे तो यार मुझे ये करना है, वो करना है, फिर वो फियर गायब हो जाता है। ऑथेंटिक रहेंगे आप, सही है। बात करने का मन करेगा नहीं करेंगे, बात करने का मन करेगा तो करेंगे। वो ऑथेंटिसिटी लाना ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ किसी से वैल्यू ऐड होती है, एटीट्यूड से कुछ नहीं होता। एटीट्यूड से तो लोग मूर्ख समझते हैं आपको। ठीक है। 17वां पॉइंट, हाँ इसको तो मैंने डिस्कस कर दिया। 18वां है ट्रुथ शॉक। आफ्टर रियलाइज्ड इन देयर फीलिंग क्रूसिफिकेशन देयर रियल फ्रीडम स्टार्ट्स। अब इसमें ये कॉन्सेप्ट है ट्रुथ शॉक। इसमें क्या है कि जब आप अपने ट्रू फीलिंग्स को, जो आपकी क्रूसीफाइड कर दी गई थी, जिनको मार दिया गया था, आप जब उनको ना एक्सेस करना शुरू करते हैं ना अपने फीलिंग्स को, तो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग या जो उनकी रियल फ्रीडम है वो शुरू हो जाती है, उसकी जर्नी शुरू हो जाती है। फिर आप अपने में जो फॉल्स जो आपके ट्रेट है, आप उसको फिर ज़्यादा एक्सिक्यूट नहीं करते, आप उसको नष्ट कर देते हैं। तो पहला कदम अपने ऑथेंटिसिटी में आए। देखिए यार, हज़ारों लीग की यात्रा तो पहले कदम से शुरू होती है ना। मैं समझता हूँ कि मुश्किल है, लेकिन होगा, समय समय के साथ होगा। गज से तो ये कठिन है, लेकिन कदम से कदम कुछ भी संभव है यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रात के बज चुके हैं 12:30 और अपने जो आर्यन भैया हैं उनकी जो अब पढ़ने की स्पीड है वो तेज़ हो चुकी है कुछ किताबों को पढ़ने के बाद। तो वो एक कॉन्सेप्ट पे आ चुके हैं, 18वें कॉन्सेप्ट पे आ चुके हैं, एनलाइटनमेंट विटनेस कॉन्सेप्ट। अब इसमें ये है कि आप अगर अपने चाइल्डहुड में एक ऐसे इंसान से इंटरेक्ट किए थे जो एक थेरेपिस्ट का काम करता था आपकी ज़िंदगी में, जो आपको हील करता था, तो आपका चाइल्डहुड जो है वो अच्छा गुजरेगा, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन आप ऐसे इंसान के इंटरेक्ट में ही नहीं आए और सब जो इंसान आपको मिले
वो आपको कुछ और बनाना चाहता था, वो आपको कुछ और बनाना चाहता था, वो आपको और कुछ बनाना चाहता था। तो बनाते बनाते आपकी तो आइडेंटिटी ख़त्म हो गई। आप दूसरों के द्वारा प्रोजेक्ट कर दिए गए। आप चलते भी थे तो दूसरों की बदौलत चलते थे। आप श्वास भी लेते थे तो दूसरों की उम्मीद में श्वास लेते थे। तो हर चीज़ आप दूसरों के लिए और दूसरों के द्वारा करने लगे। ठीक है, तो अगर अच्छा हीलर आपको मिला है अपनी लाइफ में अर्ली चाइल्डहुड में, मैं कहूँगा अडल्ट होने से पहले, तो ये आप ना अपनी लाइफ में बहुत मुकाम हासिल कर जाएंगे। और इमोशनल जो होते हैं ना, कभी कभी यार इमोशनल चीज़ें हमें रोक देती हैं। अगर हम बुक्स पढ़ते हैं तो और इमोशनल ट्रॉमा अगर हमें आ गया तो हम शायद गए हमारे फिर 10-15 दिन, फिर पूरी की पूरी ऐसी की तैसी हो जाती। ठीक है, हाँ। फिर अनफेल्ट पेन जो होता है ना, जो आपको पेन अगर फील नहीं हुआ, कोई सा भी पेन फील नहीं हुआ आपको, तो फिर वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करता है। अगर आपने अपनी इमोशंस को दबा दिया, सिंपैथी को दबा दिया, और सिंपैथी जो है अगर आप दूसरों को नहीं दिखा रहे हैं, तो फिर वो जो अनफेल्ट पेन है ना आपका, फिर वो आपके लाइफ को कंट्रोल करता है। लेकिन हम समझते हैं कि हम लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आपकी जो पेन बॉडी होती है ना, वो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया था, वही आपको फिर कंट्रोल करना शुरू कर देता है। आइडेंटिटी क्राइसिस होना शुरू हो जाता है। 19वां पॉइंट दिया गया है रेपिटेशन कंपल्सियन पे। देखिए किताब पूरी होने वाली है। रेपिटेशन कंपल्सियन, इसमें यह है कि आप आने वाली जनरेशन को इस चीज़ के बारे में बताएं कि आपने इमोशन को फील करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी। इससे क्या होता है कि जो रेपिटेशन कंपल्सियन, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा। अभी जो कॉन्सेप्ट में बोल रहा था ये ब्रेकिंग द साइकिल में आता था, ब्रेकिंग द साइकिल में आने वाला था, मैंने गलत बोल दिया, मुझे ध्यान नहीं रहा। चलो रेपिटेशन कंपल्सन को देखते हैं। रेपिटेशन कंपल्सन में ये होता है कि ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने पहले आपको बता दिया इसके बारे में, लेकिन मैं और इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगा। जब किसी चाइल्ड को शुरू से इग्नोर किया जाता है, ठीक है, कोई चाइल्ड है जो शुरू से इग्नोर किया जा रहा है, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, वो कुछ भी अपने फीलिंग्स को बताने की कोशिश करता है तो लोग सुनते हैं, थोड़ा सा सुनते हैं, फिर लोग उससे रिलेट नहीं कर पाते तो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते, फिर वो चाइल्ड इग्नोर कर दिया जाता है बचपन में। अगर ऐसा हुआ है तो इसके बहुत बड़े चांसेस हैं कि वो जो बच्चा है वो बाद में जाके अपनी अडल्ट लाइफ में ऐसे ही लोगों से इंटरेक्ट करेगा जो लोग उसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, और इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या निकलेंगे, नेगेटिव पॉइंट क्या निकलेंगे, ये आप खुद जान लें। लेकिन इसका ना जो ये रेपिटेशन कंपल्सियन है, ये बहुत कुछ हद तक चल रहा है, आज भी चल रहा है। किसी लड़के को बचपन में बहुत प्यार मिला तो वो ऐसे ही लोगों की तरफ जाएगा जो उसको वही अटेंशन देते हों, वही प्यार देते हों, और जो इग्नोरेंस जिसने फील की तो वो वही उसी तरफ जाएगा जो लोग उसको इग्नोर करेंगे। और ये चीज़ रिलेशनशिप में भी होती है। तो लोग कहते हैं कि रिलेशनशिप यार, मतलब रिलेशनशिप वो चीज़, उन चीज़ों में लाओ जिन चीज़ों में कोई भी नहीं हो। मतलब जो रिलेशनशिप किसी कारण से ना हो, ठीक है। अगर आप वही साइकोलॉजी से, अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से अगर आप आ रहे हैं किसी रिलेशनशिप में, और अगर आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा ही आपके रिलेशनशिप को कंट्रोल कर रहा है और उसको बना रहा है, तो फिर मैं नहीं समझता कि वो रिलेशनशिप ज़्यादा समय तक टिक पाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो पेन होता है ना, वो डिसअपियर नहीं होता है, वो कुछ समय बाद खिल जाता है, वो कुछ समय बाद रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ लें। 20वां पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और मैंने इस पर ना स्टार बनाया हुआ है, देखिए। ये जो स्टार मैंने ये बनाया हुआ है, क्यों बनाया हुआ है इसको समझें आप। मिथ ऑफ फॉरगिवनेस, ये वो जो कॉन्सेप्ट होता है ना, इसमें ये होता है कि जब आप किसी को फॉरगिव कर देते हैं, अगर आपके साथ किसी ने गलत कर दिया, आप अगर कोई काम कर रहे थे कंप्यूटर पे और उसने उस कंप्यूटर की बिजली गुल कर दी, ठीक है, और आपको पता चल गया किसी ने बिजली गुल किया, आप उसके पास गए, उसको कुछ कहा, ज़्यादा कुछ नहीं कहा, और उसने क्विक वे में आपसे माफ़ी मांग ली,
जल्दी माफ़ी मांग ली, आपने कहा कि चलो कोई बात नहीं, माफ़ कर देता हूँ, दोबारा ऐसा मत करना। तो इस बुक के राइटर कह रही हैं कि भैया तुम ऐसे मत करो, स्टॉप फॉरगिवनेस क्विकली। जल्दी से जो क्षमा है ना वो करना बंद कर दो, लोगों को जल्दी क्षमा करना बंद कर दो, क्योंकि इससे ये होता है कि एक तो वो ना फील नहीं कर पाते कि उन्होंने किया क्या है। अगर जो फील ही नहीं कर पाएंगे कि उन्होंने किया क्या है, तो इसके बहुत हाई चांसेस हैं कि वो जो लड़का है या लड़की है उस काम को दोबारा भी करे। आप तो उसको फॉरगिव कर देंगे, लेकिन इसके बहुत चांसेस है ना कि वो दोबारा भी आए और दोबारा भी आपकी कंप्यूटर में आके उस चीज़ को छेड़खानी करे और आपके काम में बाधा डाले। इसके बहुत बड़े चांसेस हैं, तो इसको भी समझने का काम करें ना आप। तो फॉरगिवनेस को जल्दी ना दें, फील होने दें। इसलिए साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट आता है, अगर आपने पढ़ा हो, कि अगर आपको शुरू में कोई गाली बक दे तो तुरंत उसको मना कर दीजिए कि ऐसे मत करना भैया, दोबारा मत करना। अगर आपने तुरंत मना कर दिया उससे, तो इसके बहुत चांसेस हैं कि वो फिर बाद में जाके आपको गाली नहीं देगा, बंदी कर देगा। लेकिन आपने उसको बताया नहीं, उसके परिणाम नहीं बताए, आपने सोचा कि तो ढीला आदमी है, कुछ भी बोल देंगे। फिर लोग ऐसा सोचेंगे यार ये तो मीठा आदमी है, चलो बोल देते हैं इसे कुछ भी भड़ास निकालने के लिए। तो उनके अंदर जो उफान हो रहे होते हैं गालियों के, फिर वो आपके ऊपर बारिश हो जाती है उनकी, और फिर आप समझ लीजिए भैया। तो इस बुक का राइटर कह रहे हैं कि देखो फॉरगिवनेस करना शुरू कर दो लोगों को, सॉरी फॉरगिवनेस को क्विक वे में मत करो, थोड़ा टाइम लो। 1 मिनट रुको, बिजली जा चुकी है। यार बिजली जा चुकी थी तो क्या करें, अब चूँकि 2 पॉइंट और रह गए हैं। तो ब्रेकिंग द साइकिल। अब देखिए, आपने अगर अपने इमोशंस को समझना शुरू कर दिया ना, ब्रेकिंग द साइकिल यानी कि अपने साइकिल को ब्रेक करना शुरू कर दो आप। अब आपने अगर अपने इमोशंस को सही तरीके से समझ लिया है और आप समझ चुके हैं, और ऊपर के जो मैंने जितने भी रूल्स बताए हैं आपको, अगर आप उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिए हैं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी, और जो आपकी अगर आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसको भी आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। और जो लास्ट फाइनल ट्रुथ इस किताब का ये है कि देयर इज़ नो ग्रेट लॉस दैट यू फेल्ट सैड बट यू, क्या लिख रहा है इसमें, हाँ, बट यू लॉस्टेड योर ट्रू सेल्फ। हाँ, मैं समझ गया क्या लिखा हुआ है इसमें। फाइनल ट्रुथ इसका ये है कि देखो यहाँ पे ना ऐसी कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है कि जिसके लिए तुम्हें दुख होने की ज़रूरत है, नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक चीज़ तुम्हें ये ध्यान रखनी है कि जो अपनी ट्रू सेल्फ है ना, उसको खोने नहीं देना है। ठीक है, कोट भी है ये, इससे ट्रू सेल्फ के ऊपर बहुत अच्छा कोट है, लेकिन मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, जब आएगा तो बता दूंगा। लेकिन अपनी ट्रू सेल्फ को ना गंवाएं, अपने इमोशंस को समझें, और अपनी जो ये फॉल्स आइडेंटिटी है ना, इसको हटाएं, ट्रू आइडेंटिटी में आएँ। अपने इमोशंस को फील करें और एनालाइज करने के बजाय उनको स्वीकार करें और हीलिंग में आगे बढ़ें। इस वीडियो का यही मकसद था। और अगर आपने कुछ भी नया सीखा तो यार एक लाइक ठोकना तो बनता है और सब्सक्राइब करना भी बनता है। तब तक के लिए मैं ऐसा ही कंटेंट लाता रहूँगा। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय।